हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कर रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अपन क्या क्या पढ़ चुके? मान लीजिए ग्राउंड है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थीटा एंगल पे यू स्पीड दी, तो ये कुछ यू जाके यूं गिर जाएगा। ठीक है जी। ये जो पाथ होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? ये आपका रिलेशन होगा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में, है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई एक्सिस मान लूं, ठीक है। तो इनिशियली अगर अपन ने एक्स डायरेक्शन में देखा तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया वो आया यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो आया यू साइन थीटा। ठीक। अच्छा जी, ये इनिशियल वेलोसिटी जब आपने जस्ट इसको यहां से थ्रो किया था उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में था वो ये था, और वाई डायरेक्शन में ये था। उसके बाद अगर किसी भी टाइम पे आप इस ऑब्जेक्ट पे देखोगे तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा वाई डायरेक्शन में, और वो कितना लगेगा बेटा? mg। इसलिए वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा? -g, है ना। -g हमेशा अर्थ अपनी तरफ लगाएगी। अच्छा जी, और x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर। तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना आएगा बेटा? 0। एक्सीलरेशन 0 मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। क्या ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी? यस सर, वेलोसिटी तो चेंज होगी, पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, किसी भी टाइप के पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? √ का vx² + vy²। अब देखो v तो हमें एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, पर ये चेंज हो रहा है, इसलिए जो टोटल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो तो चेंज हो रहा है, पर उसमें ये कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, यहां से लेके यहां तक जब ये जाएगा, इसमें जो टाइम लगेगा उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो अपन ने लास्ट क्लास में निकाल भी लिया था। यहां टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जैसे मान लो 3 सेकंड है, यानी 3 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आता है वो कहलाता है रेंज, यानी यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और जहां पे पार्टिकल जाके वापस से गिरा है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? आपका रेंज। ठीक है। अच्छा जी, और जब ये देखो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जैसे एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो यानी वाई डायरेक्शन की स्पीड घटेगी, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है स्पीड घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसकी जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो आपकी 0 हो जाएगी। यानी जब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 यानी वाई डायरेक्शन में ऊपर, वाई डायरेक्शन यानी ये ऊपर की डायरेक्शन में जाना बंद हो जाएगा। जब तक वी वाई रहेगा तब तक ये ऊपर जाएगा, पर जब ये 0 हो जाएगा घटता घटता, वहां पे ये आपका ऊपर की डायरेक्शन में जाना बंद हो जाएगा, यानी ये मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका है। इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, वापस से नीचे ही आएगा। तो ये होता है आपका मैक्सिमम हाइट। आपको मैंने लास्ट क्लास में जो निकलवा दिया था वो एक तो निकलवाया था बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में तो आप जानते हैं कितनी आई थी बेटा? y = x tan थीटा माइनस का g/2 x² अपॉन u² सेकंड स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी। ठीक है। उसके बाद आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और निकाल लिया था आपने। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था? t = जब t होगा तो उस टाइम क्या होगा? sy y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, x में नहीं, x में तो हुआ है, पर y में तो वापस पार्टिकल नीचे गिर गया, तो हाइट ऊपर नहीं है, उसी हाइट पे आ गया है, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसके सॉल्यूशन जो इक्वेशन बनी थी उसके दो आए थे, एक तो t = 0 यानी एक तो टाइम = जब 0 टाइम होगा उस टाइम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उसके बाद दोबारा जो टाइम आएगा वो आएगा 2uy/g, ये दूसरा टाइम आ गया। अच्छा जी, इसको अपन 2u sin θ/g भी लिख सकते हैं, 2u sin θ/g भी लिख सकते हैं। यहां तक अपन कर चुके थे। ठीक है। अच्छा जी, मैं बोलूं बेटा मैक्सिमम हाइट के ऊपर, मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाती है? नहीं, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वो 0 हो जाता है। यहां पे देखो ये तो हमेशा कांस्टेंट है और ये मिनिमम कितना हो रहा है? 0।
तो ये अगर जीरो हो रहा है तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो मिनिमम हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, तो मैं कहूँ कि पूरे ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड मिनिमम कहाँ होती है, तो स्पीड मिनिमम होती है मैक्सिमम हाइट पे, जीरो नहीं होती है ना। हाँ जी, और देखिए जब अपन सीधा फेंकते थे तो मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड कितनी हो जाती थी, जीरो। जब आप ऐसे फेंक रहे हो, उसको टेढ़ा फेंक रहे हो, तभी मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड मिनिमम हो जाती है, जीरो नहीं होती है। चलिए जी, और देखिए, और देखिए वापस से मैं इक्वेशन लिख देता हूं बेटा। इक्वेशन जो आता जा रहा है उसको मैं यहां लिखता जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, और दूसरा अपने पास आ गया टाइम 2u/g, या इसको मैं लिख सकता हूं 2u sin थीटा बाई। अब निकालते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट, तो बना लेते हैं डायग्राम। कुछ ऐसा था, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ux कितना था, u sin u cos थीटा, और ax कितना था बेटा, 0। इस डायरेक्शन में uy, y कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये था u sin थीटा, और एक्सलेशन था माइनस ये। अच्छा, मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मान लीजिए मैक्सिमम हाइट। जब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के जितना हो जाएगा, जब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट जितना हो जाएगा, उस टाइम क्या y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? यस सर। तो थर्ड इक्वेशन लगा लीजिए, आप लिखोगे vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस का 2ay sy। तो sy की वैल्यू x मैक्सिमम हो जाएगी, तो vy कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। ये आ जाएगा uy का स्क्वायर माइनस का 2g h मैक्सिमम। अच्छा, तो यहां से जो h मैक्सिमम की वैल्यू आई वो आई u स्क्वायर बाई 2g, और इसको आप लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जब पार्टिकल को आप सीधा अपवर्ड वर्टिकल मोशन करते थे तो जो वैल्यू आती थी मैक्सिमम हाइट की आती थी u स्क्वायर बाई 2g। आप इसकी जगह पे ऐसे याद रखो uy स्क्वायर बाई 2g। किसी भी डायरेक्शन में फेंक लो, जो y डायरेक्शन में y का कंपोनेंट आएगा उसका स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट होती है। जब आप पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे तो सारी पूरी पूरी जो वेलोसिटी आपने किस डायरेक्शन में दे दी है, y में, तब ये uy की वैल्यू u हो जाएगी, तो वहां से ये रिजल्ट, मतलब कि ये रिजल्ट आपका मैच करेगा, जनरल रिजल्ट है ना। अच्छा जी, अब देखिए, और देखिए, ये हो गया बेटा मैक्सिमम हाइट। अच्छा, हाइट जो मैक्सिमम हाइट है इज द फंक्शन ऑफ थीटा, यानी थीटा पे डिपेंड करेगा भाई कितने एंगल पे फेंका। ये थीटा क्या है, इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है ये है, ये थीटा एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। क्या ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। यानी आप सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पे फेंकोगे तो अलग अलग मैक्सिमम हाइट आएगी, पर जिस टाइम थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, यानी आप वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकोगे तो साइन थीटा उस टाइम मैक्सिमम हो जाएगा 1, और तो जो मैक्सिमम हाइट थी आपकी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है u स्क्वायर बाई 2g। और वो कब आती है, जब आप उसको 90 डिग्री पे फेंकते हैं, यानी एकदम वर्टिकल फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। चलिए जी, उसके बाद जो आपके आया, मैंने कहा ये जो मैक्सिमम हाइट आपकी आई, ये आई आपकी uy स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मैंने आपको पूछा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट तो यहां से लेके यहां तक मान लो t टाइम लगा, कितना टाइम लगा मान लीजिए t। अच्छा जी, जब t टाइम होगा तो एक तो आपको ये पता है कि उस समय जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगी, यानी u ये जीरो हो जाएगा। तो आपने इक्वेशन लगाई vy इक्वल टू uy प्लस ayt। तो vy की वैल्यू जब जीरो होगी तब पार्टिकल कहां पर होगा, मैक्सिमम हाइट पे, यानी uy माइनस जी इंटू टी। तो t की वैल्यू आ गई uy बाई जी, यानी जो यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगेगा वो लगेगा uy बाई जी, और टोटल यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा
2u/y/g। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से वापस गिरने का टाइम सेम ही होता है ना। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम u/g टोटल इतना है, तो इसमें से घटा दो तो बाकी इधर का टाइम बच जाएगा, तो ये भी कितना बच जाएगा u/g। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है और वापस गिरने का टाइम भी u/g। टोटल टाइम कितना 2u/g, यानी जितना टाइम इधर ऊपर पहुंचने में उतना टाइम ही नीचे आने में वापस पार्टिकल लगाता है। चलिए जी, इसके बाद जो आपका है वो है आपका रेंज। लास्ट पार्ट जो निकालेंगे वो निकालेंगे रेंज। यहां पे मैक्सिमम हाइट का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, h मैक्स कितना होगा बेटा, h मैक्स uy²/2g या u² sin² θ/2g। ठीक है, अच्छा जी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम t/2, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है ये मैक्सिमम हाइट तक, या मैं कह दूं 0 से h मैक्स तक का टाइम t/2 बराबर h मैक्स से वापस से ग्राउंड तक आने का टाइम t/2। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रेंज। व्हाट इज द रेंज? रेंज इज दिस डिस्प्लेसमेंट। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज ही कहलाएगा। कितने टाइम में? जब टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल क्या होगा, इतनी देर में जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो ही आपका रेंज कहलाने वाला है। चलिए जी, तो रेंज की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं लगाया sy ux × t प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स 0 है। यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में तो जो कंपोनेंट है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ना। तो सिंपल आपने लिखा भाई टाइम की वैल्यू कितनी रख दी बेटा जी t, ये कितना है, ये होगा u cos थीटा, और टाइम कितना होगा बेटा, चलो मैं इसको ux लिख देता हूँ ux, और टाइम वैल्यू कितनी होगी बेटा 2uy/g। इसलिए बेटा जो, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर। ठीक है, तो रेंज की जो आपने वैल्यू लिखी, रेंज कितना आ गया 2ux uy/g। अगर आप देखो इसको आप लिख सकते हो 2u cos थीटा u sin θ/g। यहां u इंटू u कितना हो जाएगा बेटा u², और 2 sin थीटा cos थीटा ये हो गया sin 2 थीटा जो आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में /g। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई रेंज की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, रेंज की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज और समझने की, देखिए आप, ये तो मेन प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले हैं। मैं कहता हूं आप फॉर्मूलों को याद मत कीजिए, आप तो मेथड याद कीजिए। आपको मेथड याद है तो सवाल वैसे ही हो जाएंगे, और बाकी फॉर्मूले आपको एग्जैक्टली याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा आप फास्ट काम कर पाएंगे। तो फॉर्मूले तो याद वैसे तो होने चाहिए, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। बाकी अगर आप प्रोसीजर बेसिक याद रखते हो देन क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। फिर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन हो, मेथड हमेशा यही रहने वाला है। चलो जी, अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो किसी पार्टिकल को तुमने, मैंने आप पूछूं रेंज मैक्सिमम कब होगी, देखो रेंज भी थीटा पे डिपेंड कर रही है। अच्छा जी, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा 1, यानी 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा 90। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है 45, यानी जब थीटा 45 होगा उस समय साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा और रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है वो हो सकती है u²/g, और ये कब होगा, जब 45 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट करोगे। यानी 45 से अगर आप कम पे करोगे तब भी रेंज कम आएगी, 45 से ज्यादा पे करोगे तब भी रेंज कम आएगी, है ना। चलो मैं इसको समझाता हूं, देखो कैसे, इस टाइप से। जैसे मान लो आपने 45 पे किसी चीज को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे, देन ये जाके यूं गिरा। इससे कम एंगल पे करोगे तो ये यूं जाके गिरेगा, और इससे ज्यादा पे करोगे तो ये यूं जाके गिरेगा। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे आप ये जिस पाइप में पानी निकलता है, आप उसको यूं ऊपर उठाते जाओ तो पानी दूर जाता जाता है, दूर जाता जाता है, और आप यूं उठाते उठाते यूं वर्टिकली जाओगे तो क्या आपके हाथ के ऊपर ही वापस गिर जाएगा। तो देखो
जहां जहां आप जैसे आपने पाइप में धीरे धीरे उठाना चालू किया तो पानी यहाँ गिरा यहाँ गिरा यहाँ गिरा, जिस पाइप से पानी निकल रहा हो ना, तो ऐसे डायरेक्ट पानी दूर जाता जाएगा। उसके बाद तुम धीरे धीरे ऊपर उठाते जाओगे तो पानी उसी लाइन के ऊपर वापस गिरना चालू हो जाएगा और यहाँ लाके आपके वापस हाथ पे ही गिरेगा। तो जैसे 40 मैक्सिमम दूर कब जाता है, जब 45 पे फेंकते हो। उसके बाद आप एंगल को बढ़ाओगे तब रेंज वापस से घटती 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 ये वापस इधर चलने लग जाएगा और एकदम वर्टिकल कर दोगे तो वाटर यहीं पे आपका वापस से गिरेगा, है ना। जब थीटा की वैल्यू क्या कर दोगे आप 90 डिग्री कर दोगे। तो देखो जो ये वाली रेंज है, देखो जैसे आपने धीरे धीरे एंगल बढ़ाया 45 तक तो रेंज बढ़ती 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 ये आ गई 45 पे ही आ गई। उसके बाद आपने कम किया तो देखो ये वापस से रेंज घटती 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 इधर आ जाएगी। यानी 45 के अलावा हर एक रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे, थीटा 1 और थीटा 2। दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे थीटा 1 और थीटा 2, जिन पे सेम रेंज आएगी। एक तो 45 से कम होगा और एक 45 से ज्यादा होगा, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो एंगल होते हैं, ये जैसे मान लो ये 45 की लाइन है, तो देखो 45 से इधर अगर आपने थीटा एंगल पे फेंका और चाहे इधर थीटा एंगल पे फेंक लो, दोनों टाइम रेंज बराबर आएगी। 45 से जितना कम करोगे उतना ज्यादा कर दो, रेंज दोनों टाइम पे बराबर। इस पे मैक्सिमम, इससे थीटा एंगल कम पे जो रेंज है वो थीटा एंगल ज्यादा करोगे तब वही रेंज आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 45 एंगल कम कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये 45 प्लेन है ना, तो आप तो 0 डिग्री यहीं पे गिर गया। और इससे थीटा की वैल्यू 45 बढ़ा दोगे, जब इधर 45 कर दोगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 की है ही, तो क्या पार्टिकल वापस यहाँ पे आके गिर जाएगा। यस सर। तो देखो थीटा इक्वल टू 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है और 45 से इक्वल सेपरेशन पे जो लाइंस होती हैं दोनों तरफ, उन दोनों पे ही रेंज सेम आती है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि जो रेंज है वो सेम रहेगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 45 प्लस थीटा पे जो रेंज आएगी और जो रेंज 45 माइनस थीटा पे, 45 से थीटा ज्यादा पे और 45 से थीटा कम पे, दोनों टाइम पे रेंज बराबर आती है। इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बोला जाता है क्या चीज बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, जिनके ऊपर रेंज सेम आती है ना। अच्छा जी, दूसरा ये 45 की लाइन है, ये 45 की, तो बेटा 45 माइनस थीटा यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला कितना बचा बेटा, देखो 45 माइनस थीटा। अच्छा जी, और ये वाला एंगल दूसरा ये थीटा, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं अल्फा लिखता हूँ, अल्फा इधर तो अल्फा इधर। अच्छा जी, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, मैं इसको मान लो थीटा लिख दूं इस वाले को, तो क्या आप लिख सकते हो अल्फा प्लस थीटा बराबर 45। अच्छा, और यहाँ पे जो ये एंगल है इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल यानी ये एंगल, तो इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से नापोगे, इन दोनों पे रेंज सेम है। अच्छा जी, जहां से देखोगे तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा देखो अल्फा थीटा, यानी 2 अल्फा प्लस थीटा बराबर भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां से अगर मैं देखूं वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू यहां से आप रख सकते हो, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो बेटा 2 अल्फा प्लस 45 माइनस अल्फा बराबर 45, कितना हो गया 45 माइनस अल्फा हो गया ना, 45 माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा, और ये एंगल कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 45, तो अल्फा प्लस थीटा 45 रखोगे तो थीटा की वैल्यू, एक सेकेंड इसको आप ऐसे रहने दीजिए, मैं भी आपको दोबारा वैसे बता दूंगा। देखो आप फिलहाल अब ये देखिए कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, दोनों के ऊपर जो आपका रेंज आएगा वो क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, ठीक है। जैसे ये 45 की लाइन, ये वाला आपका एंगल मान लीजिए 45 है, इससे थीटा कम यानी इधर, इसको आप अल्फा लिख लो थोड़ी देर, ये एंगल अल्फा और ये एंगल भी अल्फा, इन दोनों पे रेंज सेम आने वाली है। अगर मैं इस एंगल को लिख लूं बेटा थीटा, इस एंगल को लिख लूं बेटा थीटा, तो ये वाला जो आपका एंगल है ना वो आएगा
90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो क्या है बेटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो कितनी है बेटा 45 माइनस अल्फा, 45 माइनस अल्फा। और जो ये पूरा वाला एंगल है, ये पूरा वाला एंगल ये कितना है 2 अल्फा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल है, ठीक है 2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो, इस वाले एंगल को तो मैं बीटा लिख लेता हूँ, तो इसको बीटा की वैल्यू है, तो बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा की वैल्यू रखो बेटा यहाँ पे 2, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ग्राउंड से तो या तो आप ये बोलो कि जो 45 से अल्फा इधर और अल्फा इधर दोनों तरफ एंगल अल्फा अल्फा बन रहे हैं, उससे अगर आप पार्टिकल को फेंकोगे तो सेम रेंज आएगी, अल्फा से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल एंगल पे रेंज बराबर आती है। या आप ग्राउंड से बोलोगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो अल्फा इधर है वो एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करूं, यानी ग्राउंड से एंगल की बात करूं, तो रेंज बराबर आती है थीटा और 90 माइनस थीटा पे। कितने पे आती है बेटा रेंज, जो थीटा एंगल पे आती है वही रेंज 90 माइनस थीटा एंगल पे भी वही रेंज आती है, ठीक है। और ये दोनों एंगल 45 से इक्वी स्पेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वी स्पेस्ड होते हैं। क्या आपको बात समझ में आई है? ओके चलिए देखिए, जैसे मैं आपको अभी इसको प्रूव भी कर देंगे, अभी एग्जांपल के तौर पे भी समझा देंगे आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि ये 45 डिग्री की लाइन है, एक पार्टिकल को यहां से 15 डिग्री पे फेंका, तो जो रेंज आई मान लो आ रही, इसको दूसरे किस एंगल पे और फेंकूं कि रेंज आपकी आ रही है। तो बेटा देखो, अगर 15 डिग्री आपने इधर फेंका है तो आपको 15 डिग्री इधर फेंकना पड़ेगा। यस सर। तो अगर मैं कहूं कि देखो यहां से 15 डिग्री पे फेंका, जो रेंज आई, तो इस थीटा की वैल्यू बताओ जिस पे रेंज उतनी आए, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा 15 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 15। या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं तो देखो ये टोटल 45 है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है बेटा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 पे जो रेंज आई है वही रेंज क्या 90 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री पे वही रेंज आएगी। तो देखो दूसरी रेंज आएगी 60 डिग्री पे, जो रेंज थीटा 30 पे आई है, यहां से 45 डिग्री है, यहां से 30, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 पे आई है वही रेंज अगर मैं देखो ये वाला एंगल देखूं तो देखो 45 तो यहां तक ही हो गया और 15 और जोड़ दोगे तो क्या 60 आएगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो 30 पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री पे जो रेंज आई है वही रेंज आएगी 60 डिग्री पे। या फिर आप ऐसे देख लो कि जो 30 डिग्री वाली लाइन है वो 45 से 15 इधर है, तो 45 से 15 इधर कर लो, तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 45 माइनस 15, एक हो गया 45 प्लस 15, यानी एक 30 हो गया और एक क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। देखो जो रेंज का फॉर्मूला था आपके पास, रेंज का वो था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो जब एंगल की वैल्यू थीटा है, थीटा की वैल्यू थीटा है, तो रेंज की वैल्यू देखो कितनी आएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये थीटा का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू थीटा है, ये जैसे 30 डिग्री 20 डिग्री ऐसे, ये कोई एंगल है ना। अच्छा जी, और जब इस थीटा की वैल्यू 90, आप कंफ्यूजन है तो आप उसका अल्फा लिख लो, हटाओ। जब थीटा की वैल्यू अल्फा होगी तो रेंज इतनी, और जब थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा हो जाएगी तो जो रेंज आएगी 90 माइनस अल्फा पे, वो यहां पे कितनी आएगी u स्क्वायर साइन 2। अल्फा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा बाई जी। इसको आप लिखोगे रेंज 90 माइनस अल्फा, अल्फा एंगल पे रेंज इतनी, 90 माइनस अल्फा पे कितनी बेटा, इसको लिख लो u स्क्वायर साइन, बेटा इसको अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 180, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 अल्फा बाई जी। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो रेंज की वैल्यू देखो कितनी आ गई r 90 माइनस अल्फा पे जो रेंज की वैल्यू है वो है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। क्या अल्फा
और 90 माइनस अल्फा, क्या दोनों के ऊपर रेंज सेम आ रही है? यस सर, है ना। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, इनके ऊपर रेंज सेम आती है ना। कितने पे? अल्फा पे और 90 माइनस अल्फा पे। तो आप अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड से एंगल बोल रहे हो, ग्राउंड से तो अल्फा और 90 माइनस अल्फा, और अगर 45 वाली लाइन से देखो तो जितना 45 के इधर एंगल उतना ही 45 से दूसरी तरफ एंगल, रेंज क्या आती है? सेम आती है। जैसे कि देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कीजिए। चलो पहले तो सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, टाइम ऑफ लाइट 2 यू वाई बाई जी या 2 यू साइन थीटा बाई जी। तीसरा भैया मैक्सिमम हाइट यू वाई स्क्वायर बाई 2g या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज कितनी बेटा? 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, या इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम कब होती है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, ठीक है। और थीटा और 90 माइनस थीटा, इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज क्या रहती है? सेम। रेंज क्या रहती है? सेम रहती है। चलिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशंस देखिए। पहला, मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी। देखो यहाँ पे मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ध्यान रखना ना। मैं कहूँ एक 2 किलो की चीज को इतने से फेंका, एक 5 किलो की को, तो कौन दूर जाके गिरेगा, है ना। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मास। वो तो मास अगर आप चेंज हो रहा है यहाँ पे, जैसे 1 किलो की चीज को फेंको, मैंने कहा कि ये इतनी दूर जाके गिरा, तो 2 किलो की को फेंकूंगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा? सेम स्पीड से, तो यहीं जाके गिरेगा बेटा। ये नहीं कि भारी है तो पहले गिर जाएगा। तो अगर ये भारी है तो उसको 20 मीटर पर सेकंड देने में आपको यहाँ पे एनर्जी ज्यादा वेस्ट करनी पड़ेगी। जो हल्का मास है उसको थोड़ी सी एनर्जी देते ही यहाँ पे जाके गिर गया, ज्यादा मास है उसको ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तब जाके यहाँ पे जाके गिरेगा, है ना। तो वो एनर्जी जो इनपुट है वो बढ़ जाएगा, पर बाकी आपने स्पीड अगर दोनों को बराबर प्रोवाइड करवाई है, सेम स्पीड प्रोवाइड कराने के लिए आपको अलग अलग एनर्जी खर्च करनी पड़ी, वो अलग बात है। बाकी अगर आपने सेम स्पीड प्रोवाइड करा दी तो सेम डिस्टेंस पे ही जाके गिरेंगे, सेम एंगल पे सेम स्पीड प्रोवाइड करवाइए, है ना। अब मैंने भाई 20 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ना, इसलिए अपन मास की बात ही नहीं कर रहे कि मास कितना है। 20 मीटर पर सेकंड से भाई किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, एंगल मान लीजिए ये है मान लीजिए आप 53 डिग्री, कितना डिग्री है बेटा? 53, है ना। 53, 37 ये इसलिए लेते हैं कि इनमें जो वैल्यू रहती है साइन थीटा कोस थीटा की, वो रूट नहीं आता उनमें ना, इजीली हो जाता है ना। तो बेटा मैंने आपसे सब कुछ पूछा, आपको इक्वेशन भी बतानी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आपको बेटा दूसरा मैक्सिमम हाइट, एक आपको तीसरा टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, चौथा टाइम ऑफ फ्लाइट, पांचवा रेंज, ठीक है। चलिए भाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखो भाई, y इक्वल टू एक्स टेन 53, ठीक है, माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर यानी 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आता था बेटा? कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी? कोस स्क्वायर 53। इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे देखिए tan 53 की वैल्यू बेटा होती है 4/3, 4/3, ठीक है। अच्छा जी, माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 5x स्क्वायर, जी बाई 2 तो हो गया 5 अपॉन 400 इंटू कोस 53। जो कोस 53 होता है वो कितना होता है? वो होता है 3/5। कितना होता है? 3/5,
बाई 5 का स्क्वायर। बस आपको सॉल्व करना है। y इक्वल टू 4x/3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 400 इंटू 9 बाई 25। 25 से इसको कट कर लीजिए, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 16 टाइम्स ला जाएगा मेरे हिसाब से ना। 25 बन 25 15, ठीक है। फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है वो आ चुकी है y इक्वल टू 4x/3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 9। इस पूरी इक्वेशन को चाहो तो 16 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देना, ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, वरना इक्वेशन तो आपके पास आ ही चुकी है ना। आगे उसको जाके सिंपल करना है और कुछ नहीं करना है ना, एलसीएम ले लेना, हो जाएगा। ये आपकी बेटा होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए जी और देखिए, और देखिए दूसरा पार्ट मैक्सिमम हाइट। तो देखो सबसे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन आए और वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी थी, इसलिए मैंने पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल दी। उसमें सिर्फ आपको थीटा रखना था और एक क्या रखना था? यू रखना था। ये आपकी यू की वैल्यू है। बाकी जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वेश्चन आए तो आप सीधा इसकी कंपोनेंट कर लो बेटा। इधर कंपोनेंट यानी यूएक्स की वैल्यू लिख लो बेटा। इधर इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? 20 cos 53, और cos 53 होता है बेटा 3/5, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12। और इधर अगर आप कंपोनेंट निकालोगे वाई डायरेक्शन में यानी यू वाई, ये आपका आएगा 16 मीटर पर सेकेंड और इधर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो लिख लिया। अब चलते जाओ एच मैक्स कितना बेटा? कितना होता है? यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 अपॉन 2g। जी जब तक ना बोले अपन चैन रख लो, सीधी सी बात है ना। इसको कट करो बेटा, कितना हो गया? 8 और 16 8 जा 8 6 जा 48 128 बाई 10 यानी 12.8 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल गई, यस सर। मैक्सिमम हाइट निकल गई, यस सर। अब देखिए सब 1 1 लाइन के हैं। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम यू वाई बाई जी। यू वाई कितना बेटा? 16 में जी का डिवाइड करोगे तो 1.6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या इसका डबल? 3.2 सेकेंड। रेंज 2 ux 12 uy 16 बाई जी यानी 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 10 का डिवाइड कर लेना, ये पॉइंट लगा लो यहाँ पे 1.6, तो जाएगा 3.2 इंटू 12। सीधा सा क्या बात समझ में आई? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको u और थीटा दे रखा है तो आप सबसे पहले कंपोनेंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा? यू के कंपोनेंट, और फिर सिंपली आपके 1 1 लाइनर आंसर हो जाएंगे अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले याद है तो, है ना। अच्छा जी और देखिए क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन, मैंने कहा मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे या किसी भी एंगल पे, तो उसका पाथ है ये। उसको किसी अदर एंगल पे किया गया तब आया उसका पाथ ये, ठीक है। और एक ये 3 अलग अलग प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये नीचे वाली 1, ये 2, ये 3, ये y, इनको अलग अलग एंगल पे अलग अलग स्पीड हो सकती है, उन पे इनको प्रोजेक्ट किया गया। तो 3 पाथ ऐसे आए, उनमें से पहले और दूसरे की यानी r1 इक्वल टू r2 और दूसरे और तीसरे की मैक्सिमम हाइट यानी h2 बराबर h3 ऐसा है। 2 की मैक्सिमम हाइट बराबर है, 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछा इनके जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
चलिए बात करते हैं, देखो दो चीजें, देखो रेंज और मैक्सिमम हाइट तो क्वेश्चन में गिवन ही है, इनका कुछ बताना ही नहीं है आपको ना। तो आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2uy/g, और मैक्सिमम हाइट कितनी होती है uy²/2g, और रेंज कितनी होती है 2ux/uy/। देखो इनमें से ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, जी तो सबके लिए 10 ही रहेगा, यस सर, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? y कंपोनेंट पे, वेलोसिटी के। और मैक्सिमम हाइट भी सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। अगर इन दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, यानी h2 बराबर h3 है, h2 बराबर h3, तो मैक्सिमम हाइट इसकी लिख लो 2 वाले की uy2²/2g, और इसको लिख लो uy3²/2g। देखो 2g से 2g कटने वाला है, यानी uy(2) और uy(3), यानी वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम है। जिनकी मैक्सिमम हाइट, देखो रेंज x कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, y कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, पर ये दोनों ऐसे होते हैं मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर दो की मैक्सिमम हाइट सेम है, दो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट सेम है, इसका मतलब उनका y कंपोनेंट बराबर है, और अगर दोनों का y कंपोनेंट बराबर है तो इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर आएगा। यानी बेटा मैं बोल सकता हूं 2 और 3, t2 बराबर t3, यानी 2 और 3 मोशन के लिए क्या सेम होने वाला है बेटा जी? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या सेम होने वाला है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा जी, अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में मैक्सिमम हाइट किसकी ज्यादा है, 1 की या 2 की? 2 की मैक्सिमम हाइट ज्यादा है, यानी जो y कंपोनेंट होगा 2 का, वो y कंपोनेंट 1 से क्या होगा? ज्यादा। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी किसका होगा? 2 का ज्यादा होगा, 1 का कम। इसलिए जो 1 का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सबसे कम आएगा। दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, हिडन फैक्टर है। मैक्सिमम हाइट पता होती है, सेम होती है, तो क्या सेम होता है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता है। बात समझ आई? और देखिए, और देखिए, और देखिए एक क्वेश्चन, जैसे तो ये बात आपके मन में होनी चाहिए कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। जिसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा, जिसकी मैक्सिमम हाइट कम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम। तो इन तीनों में से 2 की मैक्सिमम हाइट सेम थी, यानी 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, और तीसरा जो दे रखा था उसकी हाइट कम दे रखी थी, यानी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा बेटा, कम होगा। और देख लीजिए, और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये स्पीड है, मान लीजिए 100 मीटर पर एंगल है 37। ठीक है, आपको बताना है वही सारी चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, और थीटा की दूसरी वैल्यू जिस पे रेंज सेम आए। क्या सेम आए? चलिए चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके 2 कंपोनेंट बनाएगा, इधर आएगा u cos 37, और cos 37 की होती है बेटा 4/5, कट कर लो बेटा, ये आ जाएगा 80। ठीक है, 24 से 80, और इधर होगा u sin 37, sin 37 के लिए होती है 3/5, और ये सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 60। तो आप सिंपल सा ux और uy लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ux और uy। अब तो रखते जाइए बेटा, ये कितना होता है 2uy, ये तो uy पे डिपेंड करता है बेटा, वो कितना है बेटा 60/g, यानी 10। फिर 12 आ गया पहले का आंसर। मैक्सिमम हाइट uy का स्क्वायर यानी 3600/2g, यानी 2/10। क्या 180 मीटर आ गया बेटा? यस सर। बेटा रेंज निकालनी है 2ux uy/g, सॉल्व कर लो बेटा। तो 12 96,
960 मीटर आ जाएगा। रेंज देख लो बेटा, रेंज जो रेंज आपकी 37 पे है वही रेंज आएगी 90 माइनस 37 पे, यानी 53। सिंपल सा है ना। आपको क्लियरिटी है, सिंपल से दो कंपोनेंट बनाओ, फॉर्मूले लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, चलो भाई और देखो। और देखो देखिए एक क्वेश्चन, मैंने कहा किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया तो कुछ जाके यूं गिरा, फिर मैंने उसको सेम स्पीड से फिर से प्रोजेक्ट किया, सेम स्पीड से, फिर वो यूं जाके गिरा, और दोनों ही टाइम में रेंज सेम आई। दोनों ही टाइम में क्या सेम आई बेटा? रेंज। अच्छा, पर दोनों टाइम में मैक्सिमम हाइट अलग अलग आई, h1 और इस टाइम में बेटा h2। तो मैंने कहा बताइए r, जो दोनों टाइम में रेंज तो आ रही है, r h1 और h2 के बीच में रिलेशन बताइए। इनके बीच में क्या बताना है बेटा? आपको रिलेशन बताना है। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन बताना है, या रिलेशन कई बार आपको गिवन हो सकता है, कह रहे थे कि प्रूव कीजिए, ऐसा होगा, है ना। चलो अपन तो ड्राइव ही कर लेते हैं, देगा तो और आसान हो जाएगा, अपन को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है ना। फिलहाल तो आप देखिए, इन तीनों रिलेशन निकाले तो भाई तीनों की वैल्यू लिख लो भाई। आर की मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो क्या ये गारंटेड बोल सकते हो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों पे रेंज सेम दे रखी है। ओके, तो दोनों पे रेंज सेम आएगी, तो रेंज कितनी आएगी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या मैं इसमें से लिख सकता हूं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, साइन 2 थीटा का लॉग 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गया बेटा यहां तक की बात है, ठीक है। अच्छा h1 लिखो, h1 क्या है? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, और इसके लिए कितनी होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा है बाई 2g। दूसरे टाइम में अगर आप h2 की वैल्यू देखोगे तो ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g। और देखो इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। अच्छा, इसमें क्या साइन थीटा कोस थीटा दोनों आ रहे हैं, और इसमें एक में साइन थीटा आ रहा है, एक में कोस थीटा। तो आप कर लीजिए भाई, साइन थीटा कोस थीटा दोनों एक साथ लाने के लिए आप कर लीजिए बेटा h1 इंटू h2। तो h1 की वैल्यू बेटा ये वाली, h2 की वैल्यू ये, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो u के ऊपर तो पावर हो जाएगी बेटा 4, हो गया। और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 4g स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लिखूं, अगर मैं इसको ये देखो इसको रफ कर देते हैं, इस 4 को बस आप यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 4h1 h2 बराबर u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी का स्क्वायर। हो गया? अच्छा जी, ध्यान दीजिए, देखो रेंज में यहां 2 और आता था, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बचा, ये बच गया r बाई 2। तो आपने लिखा 4h1 h2 कितना हो गया बेटा? ये r स्क्वायर बाई 4, r बाई 2 का स्क्वायर, इसको यहां भेज दो, तो ये हो गया 16h1 h2 बराबर r स्क्वायर, या r इक्वल टू 4h1 h2, ठीक है। ओके, इसी वजह से पूछता रहता है बेटा ये सवाल ना, जनरल जॉब में टेस्ट होते हैं, पूछा जाता है, कर लेना है इसको। चलिए जी, और एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा, इससे थोड़ा सा अच्छा। देखिए, मैंने कहा आपसे
मैंने आपको बोला सिंपली सा कि एक ऐसा है जगह जहाँ पे एक 4 मीटर की एक दीवार है, ठीक है, वॉल है, और ये डिस्टेंस भी 4 मीटर है। इससे 4 मीटर की दूरी से मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है। और इसके बाद यहां से यहां तक मान लो कोई रिवर है जिसकी विड्थ है 12 मीटर, और मैं कह रहा हूं कि वो इस दीवार को जस्ट टच करता हुआ गया और इसको बाहर जाके यहाँ पे गिर गया, ठीक है, इसको जस्ट टच करता हुआ गया और वहां जाके बाहर गिर गया। बताओ कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, ठीक है, और किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा। इसको बोला किस एंगल से फेंकूं और किस स्पीड से फेंकूं कि ये दीवार को जस्ट टच करता हुआ जाए और यहाँ पे जाके गिर जाए। तो देखो भाई सोचने वाली बात ये है, देखो जो 4 मीटर है ना, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। देखो मैक्सिमम हाइट होती तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बराबर होते भाई। देखो यहाँ से ये 4 मीटर है, ये 12 मीटर है, मैक्सिमम हाइट तो एकदम बीचों बीच आती है ना, पैराबोला होता है, सिमेट्रिक कर्व होता है। तो देखो इधर भी 4 होता और इधर भी 4 होता, तो मैं कहता कि जो ये 4 है ना, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट तो कहाँ होती है, एकदम बीचों बीच होती है ना। तो ये अगर 6 होता है तो ये भी कितना होता है बेटा, 6, ठीक है। कैसे सर, तो क्या जरूरी है? हाँ बेटा जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम लगा t, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम भी कितना है t, और इधर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस होगी ux इंटू टी, और यहाँ से तक स्पीड तो ux रही और टाइम भी t रहा, तो क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती हैं? यस सर। फिलहाल ये बराबर नहीं है, कि ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि ये 4 और ये 4, तो बेटा ये एंगल 45 हो गया, नहीं 45 भी नहीं हुआ बेटा। देखो ये 4 और ये 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 45 तो ये वाला एंगल होगा अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, ये होगा 45 तो। और इस एंगल पे फेंकोगे तो ये तो चीज यूं जाके टकराएगी, स्ट्रेट थोड़ी जाती है, ऐसे नीचे की तरफ झुकती आ जाती है ना, फिर तो इससे टच नहीं होगा। तो पहली बात तो एंगल तो 45 पे फेंकोगे तो कुछ नीचे झुक जाएगा, तो यानी पहली बात तो आपको प्रोजेक्शन 45 से ज्यादा पे करना पड़ेगा ताकि झुकता झुकता यहाँ तक आ जाए। तो एक तो आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा वो 45 डिग्री से ज्यादा आएगा, तो अपन निकालते हैं। तो 45 से ज्यादा आया तो समझ लो आपका कंसेप्ट जो आप सोच रहे हो वैसे एकदम सही सोच रहे हो। अच्छा इसके लिए मुझे पता क्या है, मुझे अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं तो मुझे पाथ पे एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता है, यानी मुझे एक्स मुझे जो कोऑर्डिनेट है वो एक पॉइंट के पता है 4,4, यानी इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पे एक पॉइंट होगा 4,4, यानी ये पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी पाथ के ऊपर लाई कर रहा है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो अपन जानते हैं कितनी होती है बेटा जी, y इक्वल टू एक्स ऑफ टेन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब आपको क्या निकालना है सर, थीटा आपको पता क्या है, क्या आपको एक्स और y दोनों कोऑर्डिनेट पता है सर, ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ g/2 पता है सर, यहाँ पे x पता है सर, थीटा निकालना है पर u नहीं पता, और u पता होता तो यहाँ पे अपन पुट कर लेते और थीटा निकल आता, ठीक है। अच्छा पर इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा मॉडिफाई, तो देखो कैसा लिख सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई पता है। अच्छा जी ऐसा होता है बेटा रेंज का फॉर्मूला। तो इसको अगर आप चाहो तो आप ऐसे लिख लो, देखो यहाँ पे यानी इसको लिख सकते हो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, एक्स ऑफ टेन थीटा माइनस देखो जी ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अच्छा नीचे देखो क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर ये तो आ रहा है, इंटू कोस थीटा भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा और ऊपर चाहिए बेटा देखो g, मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा मिटा के साइड में लिख देता हूं ना, थोड़ा सा मिटा के साइड में लिखते हैं, जगह कम बची उधर। देखो इसको लिखना है ना, इसको मॉडिफाई करके लिखना है। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा
मैंने इसको लिखा देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे रहा जी और नीचे रहा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से कोस थीटा इधर लिख लिया, मैंने एक साइन थीटा नीचे लगाया और साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और बचा हुआ कोस थीटा ये लिख लिया, कोस स्क्वायर थीटा था ना, कोस स्क्वायर थीटा था, तो एक कोस थीटा इधर रख दिया, साइन थीटा नीचे लगाया तो साइन थीटा ऊपर भी लगा दिया। अगर आप गौर से देखो तो जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, ये बन गई बेटा आपकी रेंज। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स ऑफ टेन थीटा माइनस एक्स, बेटा इधर साइन थीटा बटे कोस थीटा ही हो जाएगा टेन थीटा, और ये कितना हो जाएगा अपॉन आर। और सही है, ये वही फॉर्मूला है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इन दोनों में से x टेन थीटा कॉमन आ जाएगा बेटा, और ये बचेगा 1 माइनस एक्स बाई आर। बेटा ये फॉर्मेट भी याद रख लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, है ना। जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है जब मुझे रेंज गिवन होती है। यहाँ तक मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेंज पता है, यस सर, ये कितनी है सर जी 12, ये 4, ये यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब जो रेंज है इस प्रोजेक्टाइल की वो कितनी है 12। अब इस फॉर्मेट में लगाना थोड़ा आसान पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दिस फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे एक तो यू नहीं पता था, यू पता करने के लिए फिर आपको रेंज का फॉर्मूला लगाना पड़ता, फिर उसको सोल्व करना पड़ता, कैलकुलेशन टिपिकल होती। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, देखिए आपको बात समझ में आएगी। देखो ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने चाहिए। यस सर, y की वैल्यू कितनी सर जी 4, x की वैल्यू कितनी सर जी 4, सर जी थीटा तो निकालना है, ये हो गया 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है 4, और रेंज कितना 16। सोल्व कर लो, 4 से 4 गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/4 यानी 3/4, यानी टेन ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी होने वाली है टेन इनवर्स 4/3, या जिसको अपन बोलते हैं 53 डिग्री। एंगल आ रहा है 45 से ज्यादा, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, जैसा अपन सोच रहे थे वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, अलग फॉर्मेट लिखने का तरीका इन द फॉर्म ऑफ रेंज। तो आप इसको भी याद कर लीजिए क्वेश्चन। यहाँ तक क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू।